इस चैप्टर में हमने विलेयता के बारे में पढ़ लिया है। आप सबको इसके बारे में याद होगा कि हमने इस चैप्टर में विलेयता क्या होता है ये देख लिया है, हेनरी के नियम क्या होते हैं ये देख लिया है। पिछले क्लास में वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। और पिछले क्लास में हम लोगों ने राउल्ट के नियम के ऊपर काम कर रहे थे। तो आपको याद होगा बेटा, पिछले क्लास में हमने वाष्प दाब क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। और एक बात हमेशा याद रखना, वो याद दिलाता हूं आपको, मैं याद दिलाता हूं कि अगर आपके पास शुद्ध विलायक है और अगर आपके पास एक विलयन है, अगर आपके पास एक विलयन है जिसमें अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, तो आप इस बात को दिमाग में छाप लो कि बेटा जो शुद्ध विलायक होता है ये ढेर सारा वाष्प बनाता है। और अगर किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिला दे तो इसमें वाष्प बनने का क्षमता कम हो जाता है। तो पिछले क्लास में मैं आपको यह बता चुका हूं कि शुद्ध विलायक में वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर हाई होता है और विलयन में वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर लो होता है। तो इस बात को दिमाग में हमेशा लेके चलेंगे। इस चैप्टर में मैं इस सेंटेंस को कई बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक शुद्ध विलायक के तुलना में एक विलयन जो होता है इसमें वाष्प कम बनता है, यानी कि इसका वाष्प दाब कम होगा। फिर हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि भाई अगर विलयन का वाष्प दाब कम होता है तो वाष्प दाब कम होके कितना हो जाएगा, वाष्प दाब कम होके कितना हो जाएगा, ये कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हमने देखा बेटा कि उसके लिए हमको राउल्स का नियम पढ़ना है, उसके लिए हमें राउल्स का लॉ देखना है। तो पिछले क्लास में मैं आपको यह पहले से ही बता चुका हूं कि किसी भी विलयन का, यहां पर राउल्स का नियम क्या कहता है, किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी भी विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, ये उस पदार्थ के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है जो वाष्पशील होता है। ध्यान देंगे बेटा, जो वाष्पशील पदार्थ होता है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो पिछले क्लास में मैं यहां तक आपको बता चुका था कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो उस विलयन में पाए जाने वाले वाष्पशील पदार्थ के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ये हमने पढ़ा था। तो चलिए कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से वो एग्जांपल आपको याद दिलाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक विलयन है, ध्यान सुनेगा। मान लो तुम्हारे पास एक विलयन है जिसमें ए और बी दो चीजें उपस्थित हैं और किसी ने बताया कि केवल बी वाष्पशील है। ध्यान देंगे, वाष्पशील है, ध्यान सुनो बेटा, वाष्पशील है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि केवल बी वाष्पशील है तो इस अवस्था में विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किसके समानुपाती होगा, बी के मोल प्रभाज के। यही आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि आपके विलयन में जो भी चीजें होंगी उनमें जो वाष्पशील होता है विलयन का वाष्प दाब उसी के ऊपर निर्भर करेगा। अच्छा जी, अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो इस स्थिरांक के रूप में क्या लिखते हैं बेटा, P नॉट B इंटू एक्स बी, है ना। हम यहां पर क्या लिखते हैं, P नॉट B इंटू एक्स बी, जहां पर एक्स बी मतलब क्या होता है एक्स बी का मतलब होता है बी का मोल प्रभाज। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहां पर कौन सा वैल्यू पुट अप करेंगे, तो ए और बी, एकदम गौर से सुनना, ये बताओ ए और बी इन दोनों में से बी वाष्पशील है, यानी कि बी वाष्प बना सकता है और ए कुछ भी कर लो वाष्प नहीं बनाएगा। तो बेटा ये बताओ, बी जब अकेला था, शुद्ध था, जब बी एकदम अकेला था, उसमें ए नहीं मिला था, जब बी एकदम अकेला था, शुद्ध था, उस समय वो कितना वाष्प दाब दर्शाता था वो मान यहां पर आएगा, और
जैसे तुमने बी में ए को घोला, विलयन बनाया, तो विलयन बनते ही अब वाष्प दाब का मान कितना हो जाएगा, वो मान यहां पर आएगा, वो मान यहां पर निकल करके आएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यहां पर कौन सा वैल्यू पुट अप करते हैं बेटा, जो वाष्पशील पदार्थ होता है जब वो शुद्ध था या शुद्ध रहा होगा, उस समय उसका कितना वाष्पशीलता थी, उसका वाष्प दाब था, उसका वैल्यू यहां पुट अप करोगे। और जब बी में आपने ए मिला दिया, विलयन बना दिया, तो विलयन बनाने से अब वाष्प दाब कितना हो जाएगा, तो वो वाला मान आपको यहां पर पुट अप करना होगा। तो चलिए अब इसके आधार पे मैं आपको एक वास्तविक एग्जांपल दिखाता हूं बेटा, इसमें कैसा एग्जांपल आएगा, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। तो यहां देखना आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जैसे कि मान लो किसी ने कह दिया कि 5 ग्राम ग्लूकोज को हमने 500 ग्राम जल में यानी कि वाटर में डाल दिया, और मुझे बताया गया कि वाटर का वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब वाटर का होता है 760 mm। किसी ने मुझे बताया कि वाटर का वाष्प दाब होता है 760 mm। तो चलिए फिर बताइए कि इस विलयन का वाष्प दाब कितना होगा। अब आपको यह बताना है कि इस विलयन का वाष्प दाब कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे यह बताओ बेटा, इस प्रश्न को देखने के बाद आप दो चीजों को देख रहे हैं, ग्लूकोज और पानी। तो मैंने बेटा ग्लूकोज और पानी दोनों को आपस में घोल दिया, ग्लूकोज और पानी दोनों को आपस में घोल दिया। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं, ये स्क्रीन कट रहा है क्या, देखो तो एक बार चेक कीजिए। ठीक, हाँ सुनिए ना, बच्चे अभी भी नोट्स के लिए पूछ रहे हैं, अपलोड हो गया है, ठीक है, वह चेक करवाइए ना, ठीक है। ओके, वापस आते हैं प्रश्न में बेटा, थोड़ा सा स्क्रीन डिस्टर्ब हो गया था। हाँ जल्दी बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इस प्रश्न को देखिए बताओ, ग्लूकोज और वाटर में से कौन वाष्पशील है, जल्दी बताइए, ग्लूकोज और वाटर में से कौन वाष्पशील है। बताइए कौन वाष्पशील है। आपने बोला जल, वाटर वाटर वाटर, अरे कुछ बच्चे बोल रहे हैं ग्लूकोज। अरे बेटा ये बताओ, ग्लूकोज वाष्पशील होता है, मतलब ग्लूकोज को कभी आपने उड़ते हुए देखा है वाष्प बन के? नहीं। जो जल होता है, जल, वो वाष्पशील है। तो इधर देखो, आपको पता कैसे चलेगा ग्लूकोज और जल में कौन वाष्पशील है। तो बेटा यहां पर जल का वाष्प दाब दिया, इधर देखो जल का वाष्प दाब दिया है। तो याद रखना कि जब भी आपको दो पदार्थों को देखने का मौका मिले एक साथ, तो याद रखना जिस पदार्थ का वाष्प दाब दिया रहेगा वही वाष्पशील होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी का वाष्प दाब दिया है, अगर किसी का वाष्प दाब दिया है तो वो वाष्पशील होता होगा, तभी तो वाष्प दाब दिया है। तो यहां पर जल का वाष्प दाब दिया है, मतलब जल वाष्पशील है। तो इसका मतलब क्योंकि जल वाष्पशील है, तो इस उदाहरण में विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किस पे निर्भर करेगा जी? वाटर यानी कि जल के मोल प्रभाज के ऊपर। तो याद रखना ग्लूकोज और जल दो चीजें हैं, पर राउल्स ने क्या बोला था? राउल्स का नियम कहता है कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब सिर्फ उसके ऊपर निर्भर करेगा जो वाष्पशील होता है। और अगर मैं इस प्रश्न को आगे बढ़ाऊं तो बेटा यहां स्थिरांक लिखूंगा P0 वाटर गुणित मोल प्रभाज वाटर का। अच्छा जी, अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं। अब जल्दी से मुझे बताओ जल का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे? मैं आपको मोल प्रभाज निकालना सिखा चुका हूं। तो यहां देखना, अगर आपको जल का मोल प्रभाज निकालना है तो कैसे निकालोगे? जल के अणुओं की संख्या बटे
जल के अणुओं की संख्या प्लस ग्लूकोज के अणुओं की संख्या। इसी प्रकार हम मोल प्रभाज निकालते हैं, आपको याद है ना बेटा। चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब यही इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, ये देखो। अब मुझे ये बताओ ये क्या है, मोल मोल मोल। और मोल कैसे निकालते हैं, याद है ना। मोल निकालने का तरीका होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो यहां पर अगर आपको जल का मोल निकालना, तो कैसे निकालोगे, द्रव्यमान जल का, आणविक द्रव्यमान जल का, द्रव्यमान जल का, आणविक द्रव्यमान जल का। यहां पर क्या लिखोगे, द्रव्यमान ग्लूकोज का, आणविक द्रव्यमान ग्लूकोज का। अब चलो इन सब में सारे वैल्यू पुटअप करते हैं। तो बेटा वैल्यू पुटअप कैसे करोगे, तो यहां देखो, यहां देखो सबसे पहला प्रश्न, यहां क्या पुटअप करोगे। तो बेटा इसका मतलब है जल के शुद्ध अवस्था में दिए गए वाष्प दाब का मान। इसका मतलब होता है जल का शुद्ध अवस्था में कितना वाष्प दाब था, कितना 760। तो आप बेटा यहां 760 पुटअप करोगे। आगे बढ़ो, यहां आइए, यहां पर जल का द्रव्यमान कितना दिया है, 500 ग्राम। अब बताइए जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 ग्राम। फिर नीचे आइए, जल का द्रव्यमान 500 ग्राम, जल का आणविक द्रव्यमान 18। यहां आइए, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दिया है, 5 ग्राम। और बेटा ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान होता है 180 ग्राम। बस इसको हल करना है और आंसर आपके सामने होगा। तो अभी इसको मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं, हल करके आप इसका उत्तर निकाल लीजिएगा। मैं बस आपको एग्जाम्पल सिखा रहा हूं कि किसी भी विलयन को देखने के बाद हम कैसे राउल्ट के फॉर्मूला को यूज करते हैं। कॉपी करेंगे इसको। ब्यूटी कुमारी, बेटा पहले आप ये बताइए आपने पिछला क्लास अटेंड किया था। सना, आपने पिछला क्लास अटेंड किया था। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। तो सना बेटा आपने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है, तो आज का क्लास स्वाभाविक सी बात है आपको उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा। भाई एकदम साधारण सा नियम काम करता है बेटा। किसी भी चैप्टर में ना, किसी भी चैप्टर में जो सीक्वेंस होता है उसको सही तरीके से फॉलो करना पड़ता है। बीच में से एक भी क्लास छूटेगा तो अगला क्लास उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा। ये सब पिछले क्लास में जो पढ़ाया हूं ना उसी पर आधारित है। और अगर आपने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है तो फिर स्वाभाविक सी बात है इसको समझने में आपको दिक्कत जाएगा। तो कभी भी क्लास में बीच में एंटर ना करें, सारे क्लासेस के वीडियोस जरूर देख लिया करें बेटा, वरना फिर जज करोगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अब एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं बेटा, एकदम ध्यान सुनेगा। मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये देखो ऐसा 10 ग्राम शुगर यानी कि शक्कर, 10 ग्राम शक्कर को मैंने 500 ग्राम इथाइल अल्कोहल में डाल दिया, इथाइल अल्कोहल में डाल दिया। तो चलिए बताइए यहां जो विलयन बनेगा उस विलयन का वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब कितना होगा। अब बताइए विलयन का वाष्प दाब कितना होगा। अब यहां पर कुछ दिया हुआ है, कुछ आपको दिया है। क्या दिया है जी, तो बेटा आपको प्रश्न में दिया है कि इथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब दिया है 900 mm। चलिए ये दिया हुआ है। अब आपको इस विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि राउल का नियम कहता है, राउल का नियम कहता है कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, जो वाष्पशील होता है, जो वाष्पशील होता है उसके मोल प्रभाज के। बस इतना बता दो कि शुगर यानी कि शक्कर और इथाइल अल्कोहल दोनों में से कौन वाष्पशील है। इस एग्जांपल में बोलिए कौन वाष्पशील है, देख के बताएंगे। कौन इसमें वाष्पशील है बताएंगे मेरे को।
कौन वाष्पशील है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। कैसे पता चला? कैसे पता चला? तो बेटा इस प्रश्न में शक्कर है और इथाइल अल्कोहल, और वाष्प दाब किसका दिया है? वाष्प दाब इथाइल अल्कोहल का दिया है। तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, जिसका वाष्प दाब दिया होता है वो वाष्प बनाता होगा, इसलिए उसका वाष्प दाब दिया है, और जो जिसका 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 वाष्प दाब दिया रहता है हमको उसी पर ध्यान देना है। ध्यान देना, शुगर और इथाइल अल्कोहल में यहां सिर्फ इथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब दिया है, तो आपका पूरा ध्यान इथाइल अल्कोहल पे होना चाहिए। तो इस विलयन का कुल वाष्प दाब किसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा? इथाइल अल्कोहल के। अब बेटा इस सूत्र को आगे बढ़ाएं तो ये कैसे हो जाएगा? पी नॉट ऑफ इथाइल अल्कोहल मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इसी को और आगे बढ़ाते हैं, पी नॉट ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये कैसे हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल का मोल, इथाइल अल्कोहल का मोल और शक्कर का मोल। इसी सूत्र को और आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? कैसे लिखूंगा? पी नॉट ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का मोल यानी कि इथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान, इथाइल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान, इथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान, इथाइल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान। यहां क्या लिखूंगा? शक्कर का द्रव्यमान, शक्कर का आणविक द्रव्यमान। अब जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से आप मुझे बताइए कि बेटा शक्कर का क्या फॉर्मूला होता है? शक्कर का क्या फॉर्मूला होता है? C12H22O11। और इथाइल अल्कोहल का क्या सूत्र होता है? C2H5OH। चलिए जल्दी जल्दी इनका मुझे परमाणु भार बताओ कितना होगा, आणविक भार बताएं कितना होगा। जल्दी से इनका आणविक भार निकाले, कितना कितना होगा। चलिए इनका अणु भार निकाल के बताओ। 29 किसका होगा बेटा? कितना होगा? बेटा आप कह रहे हो बड़ा लिखिए, और कितना बड़ा लिखूं? एक ही सूत्र को लिखने के लिए पूरा स्क्रीन यूज नहीं कर सकते बेटा। एक जो स्टैंडर्ड साइज होता है वही लिख रहा हूं लिखने के लिए। हां, कितना है द्रव्यमान? इसका आएगा बेटा 342, 342 ग्राम। इसका कितना आया? इसका 342 आएगा, 342 ग्राम। नीचे वाले का बताओ, इथाइल अल्कोहल का। ये कैसे कर रहा हूं बेटा? ये तो आपने जो मोल लिखा ना, मोल को ही लिखते हैं ऐसा, मोल को ही लिखते हैं बेटा ऐसा। 46 होगा इसका, 46 ग्राम होगा। तो चलिए फिर इनके मान रखें तो जल्दी आएंगे। फिर सबसे पहले ये बताओ, यहां पर क्या वैल्यू पुटअप करते हैं? जो वाष्पशील होता है उसका वाष्प दाब यहां पुटअप करते हैं बेटा। तो इथाइल अल्कोहल वाष्पशील है और इसका वाष्प दाब कितना है? 900। तो यहां लिखेंगे 900। अब इथाइल अल्कोहल द्रव्यमान, इथाइल अल्कोहल द्रव्यमान कितना दिया है? 500। इथाइल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान कितना है? 46। फिर आइए 500, फिर 46, फिर यहां पर आइए शक्कर का द्रव्यमान कितना दिया है बेटा? 10 ग्राम। और शक्कर का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 342। तो बेटा गुणा भाग करने में आपको समय लगेगा, कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। इस तरह के प्रश्नों में गुणा भाग करने में, कैलकुलेशन करने में समय लगता है, पर यहां पर कैलकुलेशन वाला जो हिस्सा है वो तो आपका है, वो तो आपको प्रैक्टिस करना है। मेरा काम है क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो सिखाना। बाकी जो गुणा भाग वाला हिस्सा है ये आप खुद से करेंगे, तो इसको आप बाद में हल कर लीजिएगा। ये मैंने अपने से प्रश्न बना के दिया था, इसको आप हल कर लेंगे और इसका आंसर जो है उसको निकाल के रखिएगा। चलिए एक काम करते हैं, अब मैं आपको एक वास्तविक प्रश्न देता हूं। अब मैं आपको एक
एक्चुअल क्वेश्चन देता हूं, वो आप मुझे बना के दिखाइएगा। चलिए, ये जो प्रश्न है ये आप मुझे बना के बताइए। चलो ट्राई करो बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये आप मुझे बना के दिखाओ। चलिए एक बार इसको ट्राई करो। तो ये जो प्रश्न है इसको एक बार बनाओ बेटा। चलो एक बार ट्राई कीजिए। चलो अरे देख के उत्तर नहीं बोलना है, आप कंफर्म करोगे कि आप लोगों ने ये बनाया कि नहीं। एक काम करते हैं, चलिए मैं भी आपके साथ साथ बनाता हूं, चेक करते हैं कि आप भी वही किए हो कि जो मैं कर रहा हूं। तो पहली बात इस प्रश्न में ग्लूकोज लिया है, 10 ग्राम ग्लूकोज लिया है और उसको 90 ग्राम जल में घोल दिया गया है। 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोला गया है। तो बेटा इस उदाहरण में आप देख सकते हैं शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है। शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया कितना? 32.88 mm। शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है बेटा 32.88 mm। तो चलिए बताइए कि इस विलयन का वाष्प दाब कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि विलयन का वाष्प दाब किस पे निर्भर करेगा? जल के ऊपर। क्यों? क्योंकि जल का वाष्प दाब दिया है, यानी कि जल वाष्पशील है। तो यहां पर किसके समानुपाती होगा बेटा? जल के मोल प्रभाज के। और आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे लिखेंगे शुद्ध जल का वाष्प दाब गुणा जल का मोल प्रभाज। इसी इक्वेशन को और आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा बेटा। ये देखो, अब जल्दी बताओ कैसे निकालते हैं मोल प्रभाज। तो यहां जल का मोल, नीचे जल का मोल और यहां पर किसका मोल लेंगे बेटा? ग्लूकोज का। बाकी आप इसको ओपन करने जानते हैं। कैसे लिखोगे इसको? ऊपर क्या जाएगा? जल का द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान, ग्लूकोज का द्रव्यमान, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। कंफर्म करो, ऐसे किए हो क्या आप लोग भी? कंफर्म कीजिए, ऐसी बना है बेटा? ओके सब नहीं किया क्या? एक बार कंफर्म कीजिए। ठीक। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, शुद्ध जल का वाष्प दाब आपको मैंने पढ़ाया था। शुद्ध जल का वाष्प दाब तो 760 mm होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था शुद्ध जल का वाष्प दाब 760 mm होता है। तो बेटा ये 32 mm कैसे हो गया? कोई याद दिलाएगा मुझे कैसे ऐसे हो सकता है? शुद्ध जल का वाष्प दाब तो 760 mm होता है, तो इसमें 32.8 mm कैसे हो गया? कोई बताएगा मुझे? बताएंगे मेरे को? नब्बे ग्राम है जल, इसलिए नहीं। जल बेटा 1 ग्राम हो चाहे 100 ग्राम हो या 1000 ग्राम हो, जल का वाष्प दाब 760 होता है। तो यहां कम कैसे? कोई बताएगा? नहीं 1 लीटर से कम है ये उसका कारण नहीं है बेटा, कारण कुछ और है। याद दिलाऊं, ध्यान सुनना। जल का वाष्प दाब 760 mm तब होता है जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। याद आया? जब जल 100 डिग्री पे होता है, 100 डिग्री पे, तब उसका 760 mm होता है। और इसमें देखो, इसमें अच्छा 100 डिग्री मतलब कितना होता है बेटा? 100 डिग्री मतलब कितना होता है? 373 केल्विन होता है जी। 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। और यहां पर देखो 300 केल्विन है, यानी तापमान कम है। तो बेटा तापमान कम होगा तो वाष्प दाब भी कम होगा जी। तापमान कम होगा
तो वाष्प दाब भी कम हो। याद रखना, मैंने बताया था आपको, फिर से याद दिलाता हूं, वाष्प दाब तापमान पर निर्भर करता है। पानी चाहे 1 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, 1000 ग्राम हो, अगर पानी 100 डिग्री पे है तो कंफर्म है कि उसका वाष्प दाब 760 mm ही होगा। पर बेटा यहां पर तापमान जो है वो कम है, इसीलिए वाष्प दाब का वैल्यू कम है। तो कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे पूछते हैं कि सर आपने बताया था कि जल का वाष्प दाब 760 होता है, या कम कैसे दिया है? तो याद रखना, अलग अलग तापमान में अलग अलग वाष्प दाब होता है, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा अगर आपके पास एक विलयन है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर आपके सामने एक विलयन है जिसमें ए और बी दो चीजें उपस्थित हैं, तो अब बेटा अगर यहां पर बी वाष्पशील है, तो अब बताओ राउल का फॉर्मूला कैसे बनेगा? राउल का फॉर्मूला बनेगा पी नॉट बी एक्स बी, ऐसी बनाओगे। लेकिन अगर ए और बी दोनों वाष्पशील हुए, अगर ए और बी दोनों वाष्पशील हुए तब क्या करेंगे? मान लो ए भी वाष्प बना रहा है और बी भी वाष्प बना रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो बेटा इस बार मान लो कि आपका ये जो है ये भी वाष्पशील है और ये भी वाष्पशील है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? तो सिंपल सी कहानी है, तुम मुझे ये बताओ, तुमने यहां पर लिखा है बेटा पी नॉट गुणा एक्स, देख पा रहे हो यहां क्या लिखा है बेटा? पी नॉट गुणा एक्स। तो तुम मुझे बताओ पी नॉट गुणा एक्स किसके लिए लिखते हैं? पी नॉट, ध्यान सुनेंगे, पी नॉट गुणा एक्स किसके लिए लिखते हैं? जो वाष्पशील होता है, जो वाष्पशील होता है। तो बेटा ये जो है ना पी नॉट और एक्स, उसके लिए लिखते हैं जो वाष्पशील होता है। और इस बार ए और बी दोनों वाष्पशील हैं, दोनों वाष्प बनाएंगे। तो जब किसी विलयन में दो पदार्थ वाष्पशील हो, यानी कि वाष्प बनाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है बेटा इस बार जो वाष्प दाब है वो दोनों के ऊपर निर्भर करेगा। इस बार वाष्प दाब दोनों के ऊपर निर्भर करेगा। इस बार ए और बी दोनों वाष्प बनाएंगे तो दोनों वाष्प दाब जो है वो दर्शाएंगे। तो इस अवस्था में अब आपका जो फॉर्मूला है वो ऐसे हो जाएगा बेटा। अब आपका विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? तो आप लिखेंगे इस बार ए और बी दोनों मिलके वाष्प दाब दर्शाएंगे, तो कुल वाष्प दाब होगा ए के द्वारा दर्शाया गया दाब प्लस बी के द्वारा दर्शाया गया दाब। आपको याद है कक्षा 11वीं में आपने डाल्टन का नियम पढ़ा था, कक्षा 11वीं में आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा था। उसमें यह सिखाया गया था कि जब भी किसी निकाय में या सिस्टम में एक से ज्यादा चीजें दाब लगाए, ध्यान सुनना, डाल्टन का नियम कहता था कि जब भी किसी निकाय में जब भी किसी निकाय में एक से ज्यादा पदार्थ अगर दाब लगाते हैं, बेटा मान लो यहां पर दो तरह के अणु हैं, एक पीले रंग का एक सफेद रंग का, और दोनों दाब लगा रहे हैं। तो डाल्टन का नियम कहता था कि ऐसे अवस्था में जो कुल दाब होता है, जो टोटल प्रेशर होता है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाई बी। यानी कि यहां पर जो ए है और जो बी है, दोनों का दाब का योग करोगे तब जाके कुल दाब निकल के आएगा। ये आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा है। डाल्टन्स का नियम कहता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी निकाय में अगर एक से ज्यादा चीजें दाब लगाएं तो उस अवस्था में जो टोटल दाब होगा वो उसके अंदर पाए जाने वाले हर एक पदार्थ के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। तो इस बार ए भी वाष्पशील है, बी भी वाष्पशील है, दोनों प्रेशर लगाएंगे तो कुल प्रेशर कितना होगा? दोनों के द्वारा लगाए गए प्रेशर का योग। और बेटा इसको आप कैसे निकालेंगे वो भी बताता हूं मैं आपको। तो इसको आगे बढ़ाओगे ना तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगा ये इक्वेशन ऐसे होगा, पी ए को ऐसे लिखते हैं पी नॉट ए गुणा एक्स ए प्लस पी नॉट बी
गुणा XB। और बेटा ये तो मुझे लिखना ही था। याद है कुछ देर पहले मैंने क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था कि बेटा P0 और X, P0 और X किसके लिए लिखते हैं? जो वाष्पशील होता है। तो यहां सिर्फ B वाष्पशील था, तो P0 और X किसके लिए लिखा? B के लिए लिखा। इस बार A और B दोनों वाष्पशील हैं, तो फिर ऐसे में P0 और X A के लिए भी लिखूंगा, P0 और X B के लिए भी लिखूंगा। तो हमेशा याद रखिएगा विलयन का जो वाष्प दाब होता है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है, उसको दर्शाने के लिए आप किसका P0 और X लेते हैं? जो वाष्पशील होता है। तो अगर किसी विलयन में दो दो वाष्पशील पदार्थ आ जाए तो इस तरह से न्यूमेरिकल को बनाएंगे। पहले काम कीजिए बेटा, इसे अब लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, तो चलिए फिर अब मैं आपको इसका उदाहरण दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया बेटा। इस पर एक पहले काल्पनिक उदाहरण देख लेते हैं, फिर उसके बाद वास्तविक उदाहरण देखेंगे, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक प्रश्न दिखाता हूं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जरा गौर से सुनिएगा। मान लो एक विलयन है, एक विलयन है। इस विलयन में 10 ग्राम, ध्यान सुनेंगे बेटा, इस विलयन में 10 ग्राम मैंने ले लिया बेंजीन, 10 ग्राम बेंजीन, और इसको मैंने घोल दिया 50 ग्राम टॉल्विन में। 10 ग्राम बेंजीन को मैंने 50 ग्राम टॉल्विन में घोल दिया, और यहां कुछ दिया है, इस बार कुछ दिया है। क्या दिया है बेटा? तो यहां पर ना वाष्प दाब, वाष्प दाब का मान दिया है। किसका? तो मान लो बेंजीन का वाष्प दाब है 200 mm और टॉल्विन का वाष्प दाब है 150 mm। अब प्रश्न यह उठता है कि इस बार विलयन का वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा? तो बेटा ध्यान से देखिए, इस बार बेंजीन का भी वाष्प दाब दिया है, टॉल्विन का भी वाष्प दाब दिया है, यानी दोनों वाष्पशील हैं। अगर दो पदार्थों का, देखिए जब किसी प्रश्न में वाटर आता है, तो आप फटाक से जान जाते हो, आप तुरंत जान जाते हो कि पानी तो वाष्पशील होता है ना। तो शक्कर को पानी में घोलूंगा, पानी वाष्पशील है। नमक को पानी में घोलूंगा, पानी वाष्पशील है। मैं किसी भी चीज को जब पानी में घोलता हूं तो आप तुरंत जान जाते हैं कि पानी वाष्पशील है। लेकिन जब कोई नया पदार्थ आ जाए, कोई नया विलायक आ जाए, कोई नया सब्सटेंस आ जाए, उस समय आप कैसे पता लगा पाएंगे कौन वाष्पशील है? तो बेटा आपको पता नहीं चलेगा, आप पहले से थोड़ी जानते हो कि कौन कौन से पदार्थ वाष्पशील होते हैं और कौन नहीं होते। तो उसको पता लगाने का सिंपल तरीका है, प्रश्न में ही दिया रहता है। तो जब भी प्रश्न में किसी चीज का वाष्प दाब दिया रहता है तो स्वाभाविक सी बात है वाष्प दाब उसी का देगा ना जो वाष्पशील होता है। तो इस बार बेंजीन और टॉल्विन दोनों का वाष्प दाब दिया है, बेंजीन और टॉल्विन दोनों का वाष्प दाब दिया है, इसका मतलब दोनों वाष्पशील हैं। और जब दोनों वाष्पशील होंगे तो अब आपका यह सूत्र कैसे बनेगा बेटा? बताइए, P0 बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस P0 टॉल्विन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन। करेक्ट। अब इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? ये देखो P0 बेंजीन। अच्छा, अब मुझे बताओ बेंजीन का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे? बेंजीन का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बेटा? बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का आणविक द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का आणविक द्रव्यमान प्लस कैसे करोगे? टॉल्विन का द्रव्यमान और टॉल्विन का आणविक द्रव्यमान। इस तरह से आप कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब आगे चलो। अब आगे कैसे जाओगे? P0 ऑफ टॉल्विन। अब प्रश्न है टॉल्विन का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे? टॉल्विन का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे? तो अब आपको इसको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है,
अब आपको इसको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वेट ऑफ टॉल्विन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉल्विन, वेट ऑफ टॉल्विन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉल्विन, वेट ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन, ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने इसको लिखा, इसको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं। बस आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करो, यहां पर हम सीधा ले लेंगे, यहां पर ले लेंगे, यहां पर ले लेंगे, हां यहां पर हम लोग सीधा ले लेंगे 1 माइनस एक्स बी। आपको याद है कक्षा 11वीं में आपको सिखाया गया है कि दो पदार्थों का मोल प्रभाज का योग एक होता है। दो पदार्थों का मोल प्रभाज का योग एक होता है। तो क्या करोगे, जब भी आपको दो पदार्थों का मोल प्रभाज निकालना हो, गौर सुनेंगे, आपको बी का भी मोल प्रभाज निकालना है और टी का भी मोल प्रभाज निकालना है। तो दोनों को ऐसे बड़ा बड़ा मत लिख लेना, बस एक का मोल प्रभाज निकालना, दूसरे को 1 से माइनस करते ही दूसरे का मोल प्रभाज निकल जाएगा। तो बस आप क्या करेंगे बेटा, एक का मोल प्रभाज निकाल के दूसरे को 1 से माइनस करेंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो अब इनमें इसे कॉपी कीजिए और यहां पर क्या क्या मान रहेगा उसे एक बार अप्लाई करो बेटा। या कौन कौन सा वैल्यू पुटअप करोगे, यहां कौन कौन सा मान पुटअप करोगे, जल्दी लिखिए। अच्छा बेटा, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, ये बेंजीन का सूत्र है, और टॉल्विन का C6H5CH3, ये टॉल्विन का सूत्र है। चलो तो एक काम करो, दोनों का जरा आणविक द्रव्यमान तो निकालो, दोनों का जरा आणविक द्रव्यमान तो निकालो, कितना कितना आ रहा है बताओ, दोनों का आणविक द्रव्यमान कितना कितना आएगा, क्योंकि द्रव्यमान तो दिया है पर आपको आणविक द्रव्यमान भी चाहिए ना बेटा, आपको आणविक द्रव्यमान भी चाहिए। जल्दी बताइए कितना कितना होगा, 78, वेरी गुड। बेंजीन का होगा 78, टॉल्विन का कितना होगा, बताइए टॉल्विन का कितना होगा, (92) करेक्ट, कितना होगा 92। तो बेटा आपको आणविक द्रव्यमान भी चाहिए ना, क्योंकि यहां पर और यहां पर आपको आणविक द्रव्यमान का मान रखना है, तो उसके लिए आपको आणविक द्रव्यमान निकालने भी आना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, ये तो काल्पनिक प्रश्न था, ये जो मैंने प्रश्न बताया ये हाइपोथेटिकल था, काल्पनिक था। अब मैं आप लोगों को आपके पुस्तक में का, अब मैं आप लोगों को आपके बुक में का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। बेटा आप चाहे किसी भी राज्य में रहिए, अब जो एक प्रश्न आ रहा है, ये प्रश्न मैंने सभी राज्यों के पुस्तक में देखा है। दरअसल ये प्रश्न एनसीईआरटी का है, ये जो प्रश्न है ये एनसीईआरटी का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी ये क्वेश्चन आता है तो बेटा ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। अक्सर मैंने देखा है कि 5 नंबर, 3 नंबर, बड़े बड़े मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है पूछता है। तो चलिए एक काम कीजिए, ये मुझे आप हल करके बताइए, ये जो प्रश्न है ये आप मुझे एक बार हल करके बताइए, क्या करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। प्लीज ट्राई कीजिए, स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ चलो ट्राई करो। ट्राई करो बेटा। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, क्लोरोफॉर्म को C से दर्शाएंगे, ठीक है। ओहो, यहां पर इस बार कुल वाष्प दाब होगा, क्लोरोफॉर्म द्वारा लगाया गया वाष्प दाब डाइक्लोरोमीथेन द्वारा लगाया गया वाष्प। इसको ऐसे लिख लेते हैं, C मतलब क्लोरोफॉर्म और D मतलब डाइक्लोरोमीथेन। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ बेटा, द्रव्यमान तो दिया है प्रश्न में,
है ना। क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान कितना दिया है, ये दिया है 25.5 ग्राम, और डाइक्लोरोमीथेन का द्रव्यमान कितना दिया है 40 ग्राम। आप जरा आणविक द्रव्यमान तो बताओ, जरा आणविक द्रव्यमान बताओ बेटा, कितना कितना आएगा क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। ट्राई कीजिए। बेटा सी मतलब क्लोरोफॉर्म है और डी मतलब डाइक्लोरोमीथेन है। क्लोरोफॉर्म को सी से दर्शा रहा हूं और डाइक्लोरोमीथेन को डी से दर्शा रहा हूं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। 119.5 निरंजन भारती, शाबाश बेटा। एक 118.5, ओके। 119.5 होगा बेटा, 119.5 होगा। और 119.5 ग्राम होगा क्लोरोफॉर्म का। डाइक्लोरोमीथेन कितना है वैभव? कोई बात नहीं बेटा, $85, करेक्ट, इसका होगा 85 ग्राम। तो चलिए फिर इसका एक सूत्र बना करके उसमें वैल्यू पुटअप कीजिए और कंफर्म बताओ कि आपका आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा जो यहां दिया है। एक बार ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। क्या करना समझ में आ गया ना आप लोग को? क्या करना है समझ में आ गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि P0 C मोल फ्रैक्शन ऑफ C, P0 D मोल फ्रैक्शन ऑफ D। एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेना, एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेना, दूसरे को 1 से माइनस करोगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा। कंफर्म करो, ऐसे किए हो ना, बाकी गुड़ा भाग तो आप कर ही लोगे घर में बेटा। ऐसे किए हो क्या? कंफर्म करो। रफीक बेटा टेलीग्राम चैनल में नोट्स डाल दिया गया, आप वहां से ले लेंगे। डीपीपी जो रहेगा बेटा वो भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और हमारे एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। ओके, तो कंफर्म कीजिए। ऐसे किए हो बेटा, ऐसे किए हो, बस इतना बता दो, ऐसे किए हो ना? फिर आगे भी आप लोगों ने इसी पर मान रखा होगा। ठीक, गुड। तो अब हम लोगों ने विलेयता कंप्लीट कर लिया। गौर सुना बेटा, अब हम लोगों ने इस चैप्टर में विलेयता के बारे में पढ़ लिया, हेनरी के नियम के बारे में पढ़ लिया, वाष्प दाब के बारे में पढ़ लिया और वाष्प दाब पे आधारित राउल के नियम के बारे में पढ़ लिया। और अब बारी है आदर्श और अनादर्श विलयन की। अब बारी है आदर्श और अनादर्श विलयन की। तो आप मुझे बात बताओ बेटा, क्या आपने इससे पहले किसी पदार्थ को आदर्श रूप में होता है या अनादर्श रूप में होता है ऐसा सुने हो क्या? ये बताइए, कभी आपने किसी पदार्थ को आदर्श होता है या अनादर्श होता है ऐसा कुछ सुने हो क्या? क्या कभी आप लोगों ने किसी पदार्थ को आदर्श रूप में सुना है? क्या वैभव आप यहां ध्यान दो बेटा क्लास में, ठीक है? हाँ बताइए, इससे पहले कभी आदर्श या अनादर्श पदार्थ के बारे में सुना है? गौर सुना बेटा,
आखिर आखिर यहां पर आदर्श यानी कि आइडियल और अनादर्श यानी कि नॉन आइडियल विलियन क्या होता है? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। आदर्श और अनादर्श विलयन, पहले बात करते हैं आइडियल। आइडियल शब्द का क्या मतलब है? सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आइडियल शब्द का क्या मतलब होता है, शायद आपने कक्षा 11वीं में आपने आदर्श गैस, अनादर्श गैस जरूर पढ़ा होगा। आप लोगों ने कक्षा 11वीं में आदर्श गैस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो बेटा एक बार मैं आपको ना बताता हूं कि केमिस्ट्री में जब किसी पदार्थ को हम आदर्श कह के बुलाते हैं, आदर्श कहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है तुम मुझे बताओ। तुम यहां विलियन के बारे में बात कर रहे हो, विलियन के बारे में बात कर रहे हो। विलियन क्या होता है? विलियन क्या होता है बेटा? जब तुम किसी विलय को विलायक के साथ मिलाते हो, जब किसी विलय को विलायक के साथ मिलाते हो तो बेटा विलियन बन जाता है, विलेन बन जाता है। अब एक आम इंसान क्या सोचता है? एक आम इंसान क्या सोचता है कि भाई इस विलियन को मैंने बनाया है। गौर सुनना, एक आम इंसान क्या सोचता है कि इस विलियन को मैंने बनाया है। मैंने एक विलय लिया, मैंने एक विलायक लिया और उसको आपस में मिला दिया। गौर सुनना, एक विलय और एक विलायक दोनों को मैं आपस में मिला दूंगा तो एक विलियन बन जाएगा। तो मैं क्या सोचता हूं कि इस विलियन को मैंने बनाया है। तो बेटा क्योंकि इस विलियन को मैंने बनाया है तो मैं इस विलियन से कुछ अपेक्षा तो रखूंगा ना, मैं इस विलियन से कुछ एक्सपेक्टेशन रखूंगा, जैसे कि ये विलियन ऐसा बिहेवियर शो करेगा, ऐसा प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसा गुण धर्म शो करेगा, इसका नेचर ऐसा होगा, इसका प्रॉपर्टी ऐसा होगा। तो अरे भाई इस विलियन को मैंने बनाया है तो मैं इस विलियन से कुछ ना कुछ अपेक्षा करूंगा। और अगर ये विलियन बिल्कुल वैसा ही दर्शाएगा जैसे मैं उससे अपेक्षा कर रहा था तो बेटा वो कहलाएगा आदर्श विलियन, वो कहलाएगा आदर्श विलियन। फिर रिपीट करता हूं, जब भी आप कोई विलियन बनाते हो और आप उस विलियन को देख रहे हो और कह रहे हो कि इसको तो मैंने बनाया है, पक्का ये ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसा नेचर शो करेगा, तो जब भी कोई विलियन बिल्कुल वैसा ही शो करे जैसा आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उससे अपेक्षा कर रहे हो, तो कह देना ये विलियन आदर्श विलियन है। लेकिन अगर कोई विलियन ऐसा कुछ कर दिखाए जो आपने सोचा भी नहीं था, आपने अपेक्षा भी नहीं किया था, कुछ ऐसा हो जाए जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, अरे यार ये विलियन ऐसा भी कर सकता है क्या? तो जब भी कोई विलियन कुछ ऐसा कर दिखाए जो आपने सोचा भी नहीं था, कह देना ये जरूर क्या बना है? अनादर्श विलियन, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आखिर आप एक विलियन से क्या अपेक्षा करते हो? आप एक विलियन से क्या एक्सपेक्ट करते हो? और आखिर एक विलियन आपके अपेक्षा के विरुद्ध कैसे जा सकता है? एक साधारण सा एग्जांपल आपसे पूछता हूं, एकदम साधारण सा एग्जांपल आपसे पूछूंगा। मुझे बताओ बेटा, अगर आपका विलय 50 मिलीलीटर है, गौर से सुनिएगा, अगर 50 मिलीलीटर है और विलायक 150 मिलीलीटर है और मैं दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो बताइए विलियन का आयतन कितना होगा? जल्दी बोलो, विलियन का आयतन कितना होगा? 50 ml वाले एक तरल को 150 ml वाले एक और तरल के साथ मिला दिया, दोनों तरल हैं, दोनों लिक्विड हैं, तो बताओ उस विलियन का कितना? आप सब कह रहे हैं 200 ml, आप सब कह रहे हैं 200 ml, यानी कि आप अपेक्षा कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसका विलियन का जो आयतन है वो 200 ml होगा। तो तुमने सिर्फ अपेक्षा किया, और अपेक्षा करने के बाद चेक भी तो करोगे ना। तुमको क्या लगता है? तुम्हारा दिमाग बहुत आदर्श स्तर का सोचता है। तुम्हारा दिमाग सोचो, तुम्हारा दिमाग कितना आदर्श स्तर का सोचता है। तुम बिना गणना किए तुरंत कल्पना कर लिए और मान भी लिए कि भाई 50 ml और 150 ml मिलेगा तो 200 ml ही तो होगा। लेकिन अभी आपने सिर्फ यह सोचा है कि विलियन का आयतन 200 ml होगा, पर बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि उस विलियन का आयतन 200 ml हो। उस विलियन का आयतन 200 ml हो भी सकता है,
200 ml हो भी सकता है और यह भी हो सकता है कि ना हो। तो तुमने क्या अपेक्षा किया था कि भाई मैं 50 ml को 150 साथ मिलाऊंगा? ये तो बच्चा भी बता देगा, एक छोटा बच्चा भी बता देगा सर कि 50 ml और 150 ml 50 और 150 को मिलाएंगे 200 ml ही तो होगा। लेकिन आप एक बच्चे की तरह सोच रहे हो, एकदम आदर्श स्तर में सोच रहे हो। और अगर आपने जो सोचा है, अगर ये विलियन वैसा ही किया तो वो आदर्श होगा, और ना किया तो समझ जाओ बेटा वो अनादर्श है। मतलब ऐसा भी होता है, सोचो ऐसा भी होता है कि 50 ml और 150 ml मिलके 200 ml ना हो, ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है, हाँ होता है। अगर वो 200 ml हुआ तो फिर आप बात कर रहे हैं आदर्श विलयन की, और अगर 200 ml नहीं हुआ तो समझ जाना आप बात कर रहे हैं अनादर्श विलयन की। मतलब अब आपके सामने कुछ ऐसे विलयन आने वाले हैं जो वैसा बिहेव नहीं करेंगे जैसा आप उनसे अपेक्षा कर रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जब भी कोई विलयन बिल्कुल आपके सोच के मुताबिक गुणधर्म दर्शाए तो वो आदर्श विलयन है। और अगर कोई विलयन आपके सोच के विरुद्ध कुछ कर दिखाए तो वो अनादर्श विलयन है। लेकिन कैसे पहचानते हैं किसी विलयन को देख के कि वो कि वो आदर्श है कि अनादर्श है? और आखिर कौन से विले और विलायक को मिलाने से आदर्श विलयन बनता है और कौन से विले और विलायक को मिलने से अनादर्श विलयन बनता है? ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको समझाने में पूरा एक क्लास लग जाएगा। तो बेटा अगले क्लास में इसी टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, कोई क्लास गैप मत करना। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और यकीन मानिए इस पूरे साल में एक न एक बार आप इस टॉपिक का क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर में जरूर देखेंगे, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे एनुअल हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इस पूरे साल में एक न एक बार, एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, पर कम से कम एक बार इस टॉपिक का क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे। तो ध्यान रखिए, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन ये क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें पूरा एक क्लास लग जाएगा। तो फिर इसको अगले क्लास में ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो चलिए इंतजार कीजिएगा समझने के लिए कि क्या होता है। मिलते हैं बेटा अगले क्लास में।